Namaste everyone. How are you all? I'm Shruti Tiwari from Top Rankers Supergrads CAT. I'm sure your CAT preparation is going on full fervor and I'm sure VRC की preparation तो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी. ठीक है. आज मैं आपके पास आई हूँ आपकी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है जिसके लिए आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो वो है क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है. सो कि मैम आप अपना अप्रोच बता दो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें बिकॉज वी आर गेटिंग स्टक इन ऑलमोस्ट एवरी थर्ड क्वेश्चन. ऑलराइट. सो डोंट वरी एट ऑल. क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है. ठीक है. आई विल ट्राई एंड हेल्प यू. आई विल ट्राई एंड शेयर माई अप्रोच इफ इट हेल्प्स यू. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first small little chat about why critical reasoning questions are an integral part of all competitive exams, whether they are GMAT, CLAT, or CAT. Okay? Everywhere you'll find bulk of critical reasoning questions. They are really interested in testing you on high order thinking. All right. Why? Why this high order thinking? Sorry. The reason being that in your days to come or years to come, when you'll be actually interacting with the clients, you'll be interacting with the investors, you'll be interacting with your customers, you'll be interacting with your team members. All right, you'll be actually solving problems, day to day problems. All right, so problem solving becomes an integral part of your career at that time. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपकी टेक्निक्स है उन्हीं के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू हैव दैट अप्रोच लॉजिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और नो. इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वही रीजन है कि क्वांट भी एक इंटीग्रल पार्ट है और वही रीजन है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छे से वर्क करती है उसके लिए वीआरसी वो लोग आपका टेस्ट करते हैं. ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली आपका 3 लेवल पे टेस्ट करती है. पहला है आपका इंटरप्रिटेशन कितना सही है. आर यू एबल टू इंटरप्रेट द प्रॉब्लम इन द करेक्ट फॉर्म और नो. आपको प्रॉब्लम समझ में भी आ रही है या नहीं. ये ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आप प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे हो. ठीक है. दूसरा, कहीं आप किसी एक बायस में स्टक तो नहीं हो. आपको फ्लॉज निकालना आता है या नहीं. ठीक है. रीजनिंग में हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट रीजनिंग जाएगी ऐसा नहीं है. कोई आपको सोल्यूशन दे रहा है, कोई आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, कोई काउंटर कर रहा है, तो उनके वो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें आपको फ्लॉ निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आर यू एबल टू एनालाइज प्रॉपरली एंड आइडेंटिफाई विच इज यूजफुल फॉर यू एंड विच इज नॉट. ठीक है. दैट इज व्हाट गेट्स टेस्टेड. एंड थर्ड, आर यू एबल टू redo the entire process every day. That means you have to have patience of understanding the problem, interpretation of the problem correctly, eliminating the wrong options, and then coming to the right option and trying it again and again. ठीक है. Unless you get succeeded. So ये वाला जो approach है बस वही टेस्ट होता है critical reasoning में. And that is a must for every manager, every lawyer, every successful business person. All right. So let's see how to solve it. अब बेसिकली क्या होता है जब हम क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमको बताया जाता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं 14 या 15 रूल्स हैं जिनको हमको हमेशा अप्लाई करना है फ्लॉ निकालने में या सॉल्व करने में. एंड वी गेट बग्ड अप विद दैट कि हम कितना सारा क्रैम करके हर बार फॉर्मूला लगा लगा के देखते हैं लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता या हमें याद ही नहीं रहता जब हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. मेरी अप्रोच जो है वो बहुत ही सिंपल है जो मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ और वो है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जितना शॉर्ट एंड सिंपल चीज रहेगी उतना आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ डू मैप करेक्ट आंसर्स. ये मेरी 3 अप्रोचेस हैं जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता रही हूँ एंड देन मैं आपको क्वेश्चंस के साथ उसको इलस्ट्रेट करके बताऊंगी कि मैं कैसे उसको अप्लाई करती हूँ. ठीक है. तो 3 चीजें हैं. पहला, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डाइजेस्टेबल चंक्स. डाइजेस्टेबल चंक्स मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हम एक पूरी की पूरी रोटी मुंह में नहीं डालते हैं. ठीक है. या पिज्जा अगर खा रहे हैं तो पूरा का पूरा स्लाइस मुंह में नहीं डालते. हम उतना ही बाइट करते हैं जितना कि हम च्यू कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें. तभी हम उसको प्रॉपरली खा पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे और वो हमारे पेट में बदहजमी नहीं करेगा. द सेम अप्लाइज टू क्रिटिकल रीजनिंग. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक्चुअली में. वो जो 3 से 4 सेंटेंसेस हैं वो ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से. अगर आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक साथ लेने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, यू विल गेट क्लीन बोल्ड. ठीक है. तो वो इंडाइजेशन ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है
कि you break each sentence into digestible chunks, identify what this particular 3 to 4 words are telling you, what is this information, उसका relevance क्या है उस paragraph, ठीक है? Understand the framework of the question. जो क्वेश्चन स्टेम है, पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है, कि वो वीकन द आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन है, या फिर वो फाइंडिंग फ्लॉ का क्वेश्चन है, या फिर वो किसी और रीजन को टारगेट कर रहा है या कंक्लूजन को टारगेट कर रहा है, वो एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है. एंड थर्ड इज एलिमिनेट ओनली ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो ये कि जब आपको फैकल्टी समझाते हैं कि एलिमिनेशन इज द की टू सक्सेस इन वीआरसी, नो डाउट बिल्कुल सही बात है, लेकिन एलिमिनेशन करना कैसे है? आप हर ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते कि अच्छा ये तो बिल्कुल इसके साथ जम नहीं रहा है, इसके साथ तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, तो लेट मी एलिमिनेट. इफ यू आर नॉट श्योर, डू नॉट एलिमिनेट. एलिमिनेट ओनली व्हेन यू आर श्योर कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है? तो जब हम फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, उन्हीं ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो कि आउटराइटली गलत है. लेट्स सी हाउ टू डू इट. ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे और मैं स्क्रीन से हट चुकी हूं. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई सॉल्विंग इट. ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही घिसा पिटा था, बहुत ही सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग का, जो अक्सर पूछा जाता है. ओके, तो तुम इस स्लाइड को जो है थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? जब तुम्हारा सॉल्व हो जाए तो डिस्कशन को फिर से स्टार्ट कर देना. आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन unnecessarily pausing the video for longer, ठीक है? So let's get started with the discussion. All right. Now the question is, every successful marriage is built upon trust and compassion. Dinesh and Barkha do not have a successful marriage. Clearly, they do not trust each other. Now, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं या इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, अचानक से इमोशंस, सेंटिमेंट्स जो है वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि ये सही बोल रहा है या नहीं. मैरिज जो है वो सिर्फ ट्रस्ट और कंपैशन पे थोड़ी ना बिल्डअप होती है, उसके लिए सोसाइटी भी है, उसके लिए लव भी तो होना चाहिए. लव के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं बोला हुआ है. All sorts of arguments go into your head and you start confusing yourself. ठीक है? So please limit that. You have to check this. ठीक है? इस चीज को वहीं के वहीं खत्म कर दो. तुम्हें इस सब इमोशन से कोई लेना देना नहीं है. तुम्हें सिर्फ इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना है और उस लॉजिक को ठीक ठीक हर ऑप्शन के साथ में कंपेयर कर देना है. कई सारे स्टूडेंट्स तो मुझसे बोलते हैं, मैम ये मैरिज की बात कर रहा है, ये स्काई स्क्रैपर्स की बात कर रहा है, कहीं से कहीं तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो रिलेशनशिप की बात है और ये तो बिल्डिंग्स की बात है, हम कैसे करेंगे? ठीक है? सो बेसिकली क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं है, हमारी जो अप्रोच है वो इलॉजिकल है. ठीक है? तो प्लीज समझें कि कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है, इसी को समझने की कोशिश करें. तो मेरा पहला स्टेप क्या था? टू टू डिवाइड द सेंटेंस और स्टेटमेंट इनटू डाइजेस्टेबल चंक्स. ठीक, वही मैंने किया है. मुझे मैरिज से, ट्रस्ट से, कंपैशन से कोई लेना देना नहीं है. मैंने उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स को ले लिया है. एवरी एम इज कॉज्ड बाय टी एंड सी. ओके. Then Dinesh and Barkha do not have M. So Dinesh and Barkha do not have M. ये हमारा केस है. ठीक. Clearly they do not have T. Clearly they do not have T. ये हमारा कंक्लूजन है. तो प्रेमाइस ये है. प्रेमाइस मतलब जिसके ऊपर बेस्ड हमारा कंक्लूजन होता है. ठीक है? हमारे कंक्लूजन का जो बेस है, जिसके ऊपर, जिसके आधार पर
हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम प्रेमाइस कहते हैं। वो कोई थ्योरी हो सकती है, वो कोई एविडेंस हो सकता है, वो कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, वो किसी तरह का कोई कोटेशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी लॉजिक के ऊपर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया उसको प्रेमाइस कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। हर एम के हर एम जो है वो टीएनसी से कॉज होता है। दिनेश और बरखा के पास एम नहीं है, नहीं है मतलब केस जो है वो नेगेटिव है। क्लियरली दे डू नॉट हैव टी, मतलब कंक्लूजन भी क्या हो रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनको जरा देख लेते हैं हम। तो क्या करा मैंने, ऑप्शंस में ये देखा कि ए वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है दिस बिल्डिंग हैज अ क्लासिकल आर्किटेक्चर, इट मस्ट हैव अ सॉलिड फाउंडेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये कि उसका केस भी पॉजिटिव जा रहा है और उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन आ सकता है क्या, हमको पैरेलल रीजनिंग करनी है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द फ्लॉड रीजनिंग आउटलाइन। मतलब हमको क्या करना है, इस रीजनिंग का जो फ्लॉ है, ठीक है, उसी रीजनिंग के फ्लॉ को हमारे ऑप्शंस में देखना है कि वो फ्लॉ किस ऑप्शन में आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर तो पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा है और पॉजिटिव ही केस आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कंक्लूजन भी नेगेटिव है और केस भी नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर हो गया। इसलिए हमने सबसे पहले इसको उड़ा दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जो आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग है सिर्फ उसी को एलिमिनेट करना है। इनमें से और कोई भी ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में नेगेटिव केस और नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, अब हम ईच केस को इंडिविजुअली देख लेते हैं। जैसे हमने जैसे हमने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल वैसे ही हमने हर ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ऑल स्काई स्क्रैपर्स, अब वैसे स्काई स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है, गगनचुंबी इमारत। जो बिल्डिंग बहुत ऊंची बनती है, मल्टी स्टोरीज बनती है, 35 माला 40 माला, उनको क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। अगर हमें नहीं भी पता तो भी हमने क्या किया, एस एस उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। ठीक है, so all skyscrapers have a solid foundation, so all SS have F and designed with classical architecture and CA, so all SS have F and CA. This building was constructed with a modernistic design. अब यहां पर एक पॉजिटिव केस आ रहा है, दिस बिल्डिंग इज अ एमडी। ठीक है, तो यहां पर केस क्या बन गया, पॉजिटिव, जबकि यहां पर केस क्या है, नेगेटिव। तो क्या ये दोनों रिजेंबल करेंगे, नहीं। फिर यहां पर कंक्लूजन क्या है, इट मस्ट नॉट बी एस एस, तो इट इज नॉट स्काई स्क्रैपर। जबकि यहां पर कंक्लूजन क्या है, दे डू नॉट हैव टी। कंक्लूजन किसके ऊपर बना है, रीजन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन भी मिसमैच हो रहा है, हेंस दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। अब सी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एवरी एम इज कॉज्ड बाय टीएनसी, ये बोल रहा है ऑल एसएस हैव अ एफ एंड सी ए। तो यहां पर तो दोनों सही जा रहे हैं। ठीक, दिस बिल्डिंग इज नॉट अ स्काई स्क्रैपर और एसएस, बरखा एंड दिनेश डू नॉट हैव एम, यहां तक भी चीज सही जा रही है। इट मस्ट नॉट हैव अ सी ए, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, सी ए से, मतलब क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल से। जबकि हमारा कंक्लूजन जो हमारे क्वेश्चन में है वो किसके ऊपर है, ट्रस्ट के ऊपर, मतलब पहले वाले रीजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कंक्लूजन में। ठीक, कंक्लूजन मिसमैच हो रहा है एंड हेंस ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये मैच कर रहा है कि नहीं। All skyscrapers have foundation and classical architecture. All SS have a F and CA. Every M is caused by T and
सी। ठीक। दिस बिल्डिंग इज नॉट अ स्काई स्क्रैपर, दिनेश एंड बरखा डू नॉट हैव एम, यहां तक बिल्कुल सही जा रहा है। इट मस्ट नॉट हैव सॉलिड फाउंडेशन, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव टी। बिल्कुल ठीक ठीक मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है। एंड हेंस यहां पर हमारा कंक्लूजन बिल्कुल मिमिक कर रहा है या एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और इसीलिए हमारा आंसर बी होना चाहिए। सो बी बिकम्स योर आंसर। क्या किया हमने? हमने पैराग्राफ को ठीक से तोड़ दिया और उसको डाइजेस्टिबल चंक्स में समझ लिया। फिर हमने क्वेश्चन स्टेम जो है उसको ध्यान से पढ़ा और समझा कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो बचे हुए ऑप्शन है उनको सिंप्लीफाई करके सिंपल सिंपल जो है एक्रोनिम्स में तोड़कर हमने उसको देख लिया, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी तरह के झंझट के। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ उसके लॉजिक के कंपैरिजन में गया और हमने फटाक से उसका आंसर निकाल दिया। एनी डाउट इन दिस? ओके, लेट मी इलस्ट्रेट विथ अनदर क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे से हट गई हूं, आप अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू टेक मोर टाइम। अभी टाइम का बंधन बिल्कुल नहीं रखना है जब हम सीख रहे हैं सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में हमको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी लग रहा है तो इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर डेवलपिंग दैट अप्रोच। ठीक है, सो इट्स ओके। जैसे जैसे प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे तुमको टाइम कम लगेगा। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व इट। लेट मी हैव द डिस्कशन। क्या करूंगी सबसे पहले मैं पैराग्राफ को तोड़ दूंगी और डाइजेस्टिबल चंक्स में उसको समझने की कोशिश करूंगी एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, नॉर्मली द पीनल ग्लैंड गवर्न्स अ पर्सन स्लीप एंड वेक साइकिल बाय सिक्रीटिंग मेलेटोनिन in response to the daily cycle of light and darkness as detected by the eye। क्या बोल रहा है वो? कि नॉर्मली मतलब ज्यादा करके, ठीक है, पीनल ग्लैंड जो है ये, इसका काम क्या होता है? पर्सन की स्लीप और वेक साइकिल को गवर्न करना। किस चीज से? वो मेलेटोनिन को सिक्रीट करके करता है। और वो मेलेटोनिन कैसे सिक्रीट होता है? डेली साइकिल ऑफ लाइट और डार्कनेस एज डिटेक्टेड बाय द आई। ठीक है, तो पीनल ग्लैंड का रोल बता रहा है इंसान की सोने और जगने की जो साइकिल है उसको वो कैसे रेगुलेट करता है। वो मेलेटोनिन नाम के सिक्रीशन से करता है, और वो कैसे गवर्न होता है? लाइट और डार्कनेस के साइकिल से, जो कि हमारी आंखों के द्वारा होता है। ठीक, अब ये हमारा प्रेमाइस है, इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, नॉनदलेस मेनी पीपल हु आर टोटली ब्लाइंड, यहां पर हम किन की बात कर रहे हैं? पीपल हु आर टोटली ब्लाइंड ड्यू टू लेजन्स इन विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन इजीली मेंटेन 24 आवर स्लीप वेक साइकिल। आपका प्रेमाइस कह रहा है कि पीनल ग्लैंड मेलेटोनिन जो है सिक्रीट करता है डे और मतलब लाइट और डार्कनेस के साइकिल से, जो कि आपकी आई से गवर्न होता है। यहां तो काउंटर हो गया, यहाँ पे तो कह रहे हैं जो टोटली ब्लाइंड है, जिनका विजुअल है ही नहीं, उनके भी 24 आवर के स्लीप और वेक साइकिल बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, लेजन्स का मतलब घाव। अगर आपको ना भी पता हो तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन पता हो तो अच्छा है। नाउ ये क्या है? ये हमारा काउंटर टू प्रेमाइस है, इन दोनों में विरोधाभास है। ठीक, अब हमारा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? So, the neural pathway by which the pineal gland receives information from the eye probably does not pass through the visual cortex। क्योंकि इन दोनों में विरोधाभास है, इसलिए कंक्लूजन क्या है? शायद से वो जो न्यूरल पाथवे है, जो हमारी नसें हैं जहां से सिक्रीशन और या जहां से जो इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो रही है, वो शायद से आंखों के द्वारा नहीं हो रहा होगा।
या जो विजुअल कॉर्टेक्स है हमारी आंखों का, उसके थ्रू वो पास नहीं हो रही होगी, वरना अंधों के या टोटली जो ब्लाइंड है उनके स्लीप और वेक साइकिल नॉर्मल कैसे हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द कंक्लूजन। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग द आर्ग्यूमेंट, हमको क्या करना है, इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट। इट वुड बी मोस्ट यूजफुल टू एस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आर्ग्यूमेंट अभी हमारे को दिया गया वो क्या था, दो काउंटर प्रेमाइसेस हैं, उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला गया कि शायद न्यूरल पाथवे जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स से नहीं जा रहा। ठीक, हमको इस आर्ग्यूमेंट को ठीक ठीक इवेल्युएट करना है कि ये सही है या गलत है, इसमें और रीजन लेकर आना है। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमको हेल्प करेगा, विच वुड बी यूजफुल इन डूइंग दैट। ठीक, मतलब वो ऑप्शन जो कि विजुअल कॉर्टेक्स से विजुअल कॉर्टेक्स से और डे एंड नाइट या लाइट एंड डार्कनेस की साइकिल से रिलेट करता होगा, बस वही आंसर हमारे लिए वैलिड है। ठीक, देख लेते हैं। वेदर मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स help people who have difficulty maintaining 24-hour sleep cycle to establish such a pattern। क्या यहाँ पर मेलेटोनिन सप्लीमेंट का कोई काम है, या मेलेटोनिन का एक्सेस होना या मेलेटोनिन का लेवल, उस बारे में बात हो रही है? नहीं, वहां बात किस चीज की हो रही है, डार्कनेस और लाइट की। ठीक है, तो मेलेटोनिन का सप्लीमेंट हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये तो तब यूजफुल होगा जब हमने कंक्लूड कर लिया कि हाँ मेलेटोनिन के साथ में ही उसका रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ पर बात मेलेटोनिन की है ही नहीं, यहाँ तो बात यह है कि जो न्यूरल पाथवे है वो विजुअल कॉर्टेक्स से जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि नॉर्मल लोग और ब्लाइंड लोग दोनों में ही स्लीप और वेक साइकिल नॉर्मल चलता है 24 आवर्स के लिए। तो वहां पे रोल ऑफ मेलेटोनिन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, एंड हेंस ये ऑप्शन आउटराइटली गलत है। अब वेदर द मेलेटोनिन लेवल्स of the most totally blind people who successfully maintain a 24-hour sleep wake cycle change in response to changes in exposure to light and darkness। जो टोटली ब्लाइंड लोग हैं जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उनमें भी क्या लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स में मेलेटोनिन लेवल में चेंजेस आते हैं क्या? ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दोनों ही काउंटर जो है, प्रेमाइस और काउंटर प्रेमाइस, दोनों से रिलेट कर रहे हैं इसको, और एक और इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं कि विजुअल साइकिल या विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसका रोल है या नहीं, कैसे पता चल जाएगा, अगर मेलेटोनिन लेवल्स में डिफरेंस आ रहा है क्या, किन में, टोटली ब्लाइंड लोगों में, क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो है, लेकिन टोटली ब्लाइंड लोगों में चेंज आ रहा है क्या, तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ टोटली ब्लाइंड लोगों में भी मेलेटोनिन ही है जो कि विजुअल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये हो सकता है। वेदर मेलेटोनिन इज द ओनली सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड सिर्फ मेलेटोनिन सिक्रीट करता है या और भी सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, क्या इसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकाला है ऑथर ने? क्या क्वेश्चन में कहीं कोई आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर है कि नहीं मेलेटोनिन के अलावा भी और कोई सिक्रीशंस हो सकते हैं? नहीं, हमें ये ठीक ठीक पता है कि मेलेटोनिन जो है वही स्लीप और वेक की जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, तो इसके ऊपर कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है। वेदर देर आर एनी पीपल विथ नॉर्मल विजन whose melatonin levels respond abnormally टू द पीरियड्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। अब नॉर्मल लोगों में तो उसने बोल ही दिया, उसने तो प्रेमाइस दे दिया कि नॉर्मल लोगों में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वहां तो मेलेटोनिन है और मेलेटोनिन जो है वो रेगुलेट कर रहा है साइकिल को, लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मल लोगों में एबनॉर्मल लेवल्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो एक एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा काउंटर क्या है कि ब्लाइंड लोगों में वो नॉर्मल कैसे होता है। ठीक है, सो अगेन ये एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं विच इज ऑफ नो यूज। ठीक है, एंड हेंस अल्टीमेटली द ओनली आंसर लेफ्ट इज बी। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन समझने के बाद ऑप्शन
ठीक ठीक हमें समझ में आने लग जाता है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत. All right, so before we conclude, let me revise what we have learned today. All right, मैंने आज आपको क्या क्या बताया. सबसे पहली चीज, break the paragraph into digestible chunks. पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ swallow करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उल्टियां होने लग जाएंगी. ठीक है, हमें स्मॉल डाइजेस्टिबल चंक्स में इंफॉर्मेशन को हमेशा पढ़ना है. दूसरा, अप्लाई लॉजिक टू लैंग्वेज नॉट टू द ओपिनियन. डू नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व. बी वेरी टेक्निकल इन योर अप्रोच. ठीक है, क्वेश्चन मैरिज का हो, फ्रेंडशिप का हो, रिलेशनशिप का हो या किसी की बीमारी का हो, हमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है. हमें उसका फर्स्ट अल्फाबेट ही पढ़ना है. दैट्स इट. You have to focus only on the logic which is applied, not on the situation. All right. Do not attempt to pre-think answers. कि इसके साथ में तो यही relate करता है. Match the words to find correct answer. ये दो चीजें स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं और इसके कारण वो हमेशा गलत मार्क करके आते हैं. एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप सुपरफिशियली रीड कर रहे हो और फिर आप आंसर चूज करने के लिए मैच कर रहे हो वर्ड्स को ऊपर नीचे, कि पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए हैं वही कि वही ऑप्शन में दिए हैं तो वो सही होगा. ऐसे में आप हमेशा गलत आंसर में ट्रैप हो जाते हो. ठीक है, तो डू नॉट डू दैट. एलिमिनेट ओनली ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस. जिसमें भी आपको जरा सा भी डाउट है उसको आपको एलिमिनेट नहीं करना है, उसको हमेशा रखना है कि मैं इसको कंपेयर करूंगा. जो भी ऑप्शन मेरे पास आएगा, दो ऑप्शन बचेंगे तो दोनों को कंपेयर करूंगा. ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन को ही एलिमिनेट करना है, हर ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी. माई ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन इस अप्रोच के साथ सॉल्व करके देखो. आई एम वेरी श्योर यू विल बी सरप्राइज टू सी योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी. So until we meet next time, namaste everyone. Take good care of yourself. Bye.